हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का भारतीय एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज़ को शुरू किया है, जो कि यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एसए की सिलेबस पर आधारित है। इसी क्रम को आज बढ़ाते हुए हम आज भाग 9 में चर्चा करने वाले हैं। भाग 8 पहले ही आ चुके हैं, तो जिन भी लोगों ने उनको नहीं देखा है, एक बार जाके ज़रूर देखिए। और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए और आप समय पर उस वीडियो का लाभ ले पाएँ। ज़्यादा समय नहीं लेंगे और आज की क्लास को शुरू करेंगे। दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पूछ रहा है दोस्तों, पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ था? विकल्प हैं मागधी, अर्धमागधी, सौरसैनी और डी ब्राचड़। तो दोस्तों, आपको पता है कि हमारी जो भाषाएं हैं उनका एक क्रम के अनुसार विकास हुआ है। जैसे कि आप जानते ही हैं, सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, फिर प्राचीन हिंदी और फिर प्रारंभिक हिंदी। तो हमारे सामने लगभग 6 अपभ्रंश देखने में आती हैं, जिनसे विभिन्न विभिन्न भाषाओं का यहाँ पे विकास हुआ है। अगर हम बात करते हैं सौरसैनी की, तो सौरसैनी से 3 भाषाएं हैं। जैसे पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो उपबोलियां हैं उनका विकास हुआ है, साथ ही राजस्थानी और गुजराती। मागधी की बात करें, मागधी अपभ्रंश, तो मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत असमिया, बिहारी, बांग्ला, उड़िया का विकास हुआ है। अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न की पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अर्धमागधी। अर्धमागधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां आती हैं वो हैं दोस्तों अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। वहीं अपभ्रंश अगर हम और बात करते हैं तो ब्राचड़ अपभ्रंश आता है, जिसके अंतर्गत पंजाबी और सिंधी का विकास हुआ है। इसके अलावा खस अपभ्रंश के अंतर्गत हमारी जो पहाड़ी बोलियां हैं, आपका कुमाऊनी और गढ़वाली का विकास हुआ है। और महाराष्ट्री अपभ्रंश के अंतर्गत दोस्तों मराठी भाषा का विकास हुआ है। तो इसका ध्यान रखेंगे आप, पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। और आज का अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पूछ रहा है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उनको क्या कहा जाता है? विकल्प हैं वृत्ताकार स्वर, संवृत स्वर, निर्नुनासिक या फिर अनुनासिक। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जिनकी ध्वनि यानी कि जिनको बोलने में आपके केवल मुख से ही ध्वनि निकलती है, हवा निकलती है, उसको हम बोलेंगे दोस्तों क्या? निर्नुनासिक उनको कहा जाता है। दोस्तों याद रखेंगे कि अनुनासिक और निर्नुनासिक 2 प्रकार के वर्ण हमारे वर्णमाला में मिलते हैं। अनुनासिक का मतलब सिंपल सा हो गया चंद्रबिंदु, अर्थात जिनको बोलने में आपके नाक और मुख से ध्वनि निकलेगी उसको हम बोलेंगे अनुनासिक। जैसे कि शब्द हो गया आँख, अगर आपको आँख बोलेंगे तो आपके मुख और नाक दोनों जगह से ध्वनि निकलेगी। वहीं अगर हम बात करते हैं, जैसे आप बोलेंगे कि आप, केवल आप, तो यहाँ पे आपके सिर्फ मुख से ध्वनि निकल रही है, तो ये हो जाएगा दोस्तों निर्नुनासिक। तो याद रखेंगे निर्नुनासिक और अनुनासिक। ठीक है, बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न में। और आज का अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। पूछ रहा है, हिंदी भाषा की आदि जननी मानी जाती है? विकल्प हैं संस्कृत, अपभ्रंश, प्राकृत, पाली। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे कि हिंदी भाषा की जो आदि जननी है, ये है दोस्तों कौन? संस्कृत को हिंदी का आदि जननी माना जाता है। और अगर यहाँ से आदि हट जाएगा, केवल जननी पूछा जाएगा, तो उस केस में दोस्तों आप करेंगे अपभ्रंश। ठीक है, अगर पूछा जाए कि हिंदी की जननी मानी जाती है, तब आप करेंगे अपभ्रंश। और हिंदी की आदि जननी पूछे तब आप आंसर करेंगे संस्कृत। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों आज के अगले प्रश्न में। आज का अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 पूछ रहा है दोस्तों, कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? विकल्प आपके सामने हैं क्रम, मूर्धा, मात्र या फिर मातृभूमि। दोस्तों इसको हम तोड़ने का प्रयास करते हैं कि इनका कैसे क्रम बना हुआ है। तो जैसे अगर हम क्रम की बात करें, तो क्रम का जो विकास है ये हो जाएगा दोस्तों क प्लस र प्लस अ प्लस म और आ। आपको पता है कि हर वर्ण के साथ में आ स्वर चिपका हुआ रहता है। वहीं अगर हम मूर्धा की बात करते हैं, तो मूर्धा में कैसे बनेगा? इसमें अगर देखेंगे हम तो रा व्यंजन इसमें है, तो ये इस प्रकार तो ये इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, पूछ रहा है रा व्यंजन नहीं है तो इसमें है, तो इस प्रकार आंसर नहीं है। मूर्धा की बात करते हैं तो मूर्धा में क्या होगा दोस्तों? म प्लस बड़ा ऊ प्लस रा, यहाँ पे रा छोटा लगेगा इसलिए यहाँ पे हलंत लगेगा, इसके साथ आ स्वर नहीं आएगा। ठीक है, ये रा है यहाँ पे, ठीक है, केवल छोटा रा है, प्लस ध और प्लस आ जाएगा यहाँ पे क्या? बड़ा आ, ये हो जाएगा मूर्धा। इस प्रकार हम देखेंगे तो यहाँ पे भी रा व्यंजन है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले वाले में, देखते हैं क्या होता है। मात्रे की बात करते हैं तो इसको अगर हम जोड़ें तो ये हो रहा है म प्लस अ, हलंत लगेगा यहाँ पे, प्लस त
और आपको पता है कि जो त्र है एक संयुक्त व्यंजन है, ये इसमें स्वर नहीं है, ये व्यंजनों से मिलकर बना है, तो ये हो जाएगा दोस्तों क्या, मात्र। अब देखते हैं इस प्रकार, ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आ गया है रा व्यंजन। ठीक है, अगले वाले को चेक करते हैं। तो दोस्तों जो मातृभूमि है इसको लिखा जाएगा म प्लस आ प्लस तो प्लस री यहाँ पे आएगा, और प्लस भूमि का हो जाएगा भा हलंत के साथ, प्लस उ प्लस मा प्लस ई। इस प्रकार हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ई है दोस्तों। ठीक है, ये रा नहीं है, ई है। इस प्रकार हम देखेंगे कि यहाँ पे जो मातृभूमि है इसमें कहीं पर भी र व्यंजन नहीं है, यहाँ पे जो है री व्यंजन आएगा। इसलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प डी, मातृभूमि। मातृभूमि शब्द में र व्यंजन का प्रयोग नहीं किया गया है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में, और 5वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, निम्न में अर्धविराम का सूचक चिन्ह कौन सा है। फटाफट से इसका आंसर करिए दोस्तों। अब ये इसको आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे मैं बोल नहीं पाऊंगा, ये चिन्ह है तो आप इसको देख के अटेम्प्ट करिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो अर्धविराम का सूचक चिन्ह है, अर्धविराम का सूचक चिन्ह हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी। ऐसे दोस्तों ये अर्धविराम का सूचक चिन्ह होता है। बाकी आपको पता है ये पूर्ण विराम है, विकल्प बी में कॉमा है, ठीक है, यानी कि अल्प विराम है, और विकल्प डी में है दोस्तों उपविराम। ठीक है, इनको आप पढ़ लीजिए, एक प्रश्न यहाँ से बनता ही बनता है। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न में, और प्रश्न नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पूछ रहा है उद्योगपति और वर्षगांठ किन दो भाषाओं के शब्दों से बना संकर शब्द है। सबसे पहली बात तो ये संकर शब्द है, यानी कि ये दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने हैं, तो ये संकर शब्द हो गए। अब आपने बताना है, जैसे ये उद्योग है, उद्योग किस भाषा का है, और प्लस यहाँ पे जो पति लिखा हुआ है किस भाषा का है, उद्योग प्लस पति, और ये हो गया है वर्ष प्लस गांठ, ये किस भाषा के शब्द हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी, संस्कृत। अगर हम उद्योग और वर्ष की बात करें तो ये दोस्तों संस्कृत भाषा के शब्द हैं, और पति और गांठ शब्द की बात करें तो दोस्तों ये हिंदी भाषा के शब्द हैं। तो इस प्रकार ध्यान रखना कि जो उद्योगपति और वर्षगांठ शब्द हैं ये संकर शब्द हैं, और संस्कृत और हिंदी भाषा के शब्दों से मिलकर बने हुए हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न में, और अगला प्रश्न सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। पूछ रहा है सावधानी शब्द में प्रत्यय कौन सा है। विकल्प हैं आनी, धानी, ई या फिर नी। तो इसका उम्मीद है कि सभी इसका सही आंसर कर रहे होंगे दोस्तों। ये है सावधान प्लस ई। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ई प्रत्यय है सावधानी में। ठीक है, और बढ़ेंगे दोस्तों आज के अगले प्रश्न में। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, फटाफट से अपना मूल्यांकन करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। पूछ रहा है दोस्तों निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपको किसी भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना है तो उस शब्द के आगे आप अच्छा या अच्छी लगा के देखिए, और किस में आप कंफर्टेबल हो पा रहे हैं या किस में बोलने में आपको शुद्ध लग रहा है। लेकिन कई अपवाद भी होते हैं। जैसे अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो निम्न में पुल्लिंग शब्द है, इसका दोस्तों सही आंसर है डी, दही जो है वो पुल्लिंग शब्द है। अगर हम चील की बात करें तो हम अक्सर बोलते हैं कि चील उड़ रहा है, लेकिन एक्चुअल में चील जो है वो स्त्रीलिंग शब्द होता है। ठीक है, चील जो है उड़ रही होती है। ठीक है, वहीं कोयल आपको पता ही है कि अच्छी कोयल, अच्छा कोयल तो अच्छे आप बोलेंगे, और मक्खी उड़ रही है, कोयल भी उड़ रही है, दोनों के दोनों स्त्रीलिंग शब्द हैं। यहाँ पे जो पुल्लिंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, दही है। ठीक है, दही को याद रखना, ही कई बार पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 9 में हम पहुँच चुके हैं। पूछ रहा है दोस्तों वचन की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। विकल्प आपके सामने, इसको आप देखिए यहाँ पे, क्योंकि वर्तनी का भी इशू रहता है तो इसको आप देख के करिएगा। यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे लता का लताएं होता है, सखी का सखियाँ होता है, घोड़ा का घोड़े ही होता है, किताब का किताबें होता हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये वर्तनी का इशू है, सखी का सखियाँ होगा, लेकिन वर्तनी का यहाँ पे अंतर है, ये सखियाँ ऐसे होगा दोस्तों। यहाँ पे खा में बड़ी ई की मात्रा नहीं आएगी, यहाँ पे छोटी ई की मात्रा आएगी। इस प्रकार हो जाएगा सखी का सखियाँ। ठीक है, इसलिए ये सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है दोस्तों सिंपल सा प्रश्न है, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य में सर्वनाम कौन सा है। विकल्प हैं संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक या फिर पुरुषवाचक। तो आपको यहाँ पे देखना है सर्वनाम क्या है। तो सर्वनाम यहाँ पे हो गया वे दोस्तों। ठीक है, तो हमने सर्वनाम में एक प्रकार पढ़ा था पुरुषवाचक, जिसके 3 भेद हमने पढ़े थे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है,
उत्तम पुरुष मैं हो गया, मध्यम पुरुष आप हो गए जो आप सुन रहे हैं, और अन्य पुरुष जिसकी हम बात कर रहे हैं, बात हम कर रहे हैं वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, यानी कि वो यहाँ पे नहीं थे। इसलिए दोस्तों ये प्रकार हो गया है, पुरुषवाचक का एक प्रकार है, अन्य पुरुष इसके अंतर्गत ये आता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा विकल्प डी, पुरुषवाचक का ये प्रकार है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, और अगला प्रश्न 11वां प्रश्न आपके सामने है। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, वाक्य में विशेषण पद छांटिए। ठीक है, यहाँ पे आपको विशेषण पद को छांटना है। तो विकल्प आपके सामने है, पर्वतमाला, ऊंचे ऊंचे पहाड़ या फिर बहुत। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे जो पहाड़ है, पहाड़ के जस्ट आगे एक विशेषता बताई जा रही है कि ऊंचे ऊंचे पहाड़, और ऊंचे ऊंचे पहाड़ से भी एक आगे है बहुत। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जो यहाँ पे ऊंचे ऊंचे हैं ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे क्या, विशेषण। ठीक है, और ऊंचे ऊंचे के आगे जस्ट पहले है बहुत, और बहुत हो जाएगा दोस्तों प्रविशेषण। हमने क्या पढ़ा था कि जो विशेषण की विशेषता बताए उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे प्रविशेषण। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी, ऊंचे ऊंचे यहाँ पे विशेषण है। पहाड़ की विशेषता है कि वो ऊंचे ऊंचे हैं, ऊंचे ऊंचे कम है कि ज़्यादा हैं, बहुत हैं, इसलिए बहुत हो जाएगा प्रविशेषण। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न दोस्तों सिंपल सा है, निम्न में कौन सी क्रिया अकर्मक है। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि जो क्रिया, जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है, ठीक है, या कि जिस क्रिया जो क्रिया कर्ता के अनुसार होती है उसको हम बोलते हैं अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जो क्रिया कर्म के अनुसार होती है उसको हम बोलते हैं सकर्मक क्रिया। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बांधना की बात करें, लूटना की बात करें, काटना और पिसना विकल्प हैं ये। यहाँ पे जो अकर्मक क्रिया है दोस्तों ये हो जाएगा पिसना। ठीक है, अगर हमें बात करें बांधना, लूटना और काटना, ये सारी की सारी सकर्मक क्रिया हैं। अगर इनको अकर्मक करना है तो अगर इसको हम बोलेंगे बंधना। ठीक है, ये अगर बंधना हो जाए तो ये अकर्मक हो जाएगी। लूटना का अगर लुटना हो जाए स्वयं में तो ये अकर्मक हो जाएगी। काटना का कटना हो जाए, कटना, ठीक है, ये खुद में हो रहा है कटना, इसलिए ये हो जाएगी अकर्मक। और अगर पीसना का अगर हम क्या कर दें, पीसना का अगर हम पीसना कर दें तब ये हो जाएगी सकर्मक क्रिया। तो इसको ध्यान रखिए, इसको आप पढ़िए एक बार, अकर्मक और सकर्मक को। यहाँ पे अगर बांधना का बंधना, लूटना का लूटना, काटना का कटना हो जाए तो ये अकर्मक हो जाएंगी। और पीसना जो कि एक अकर्मक क्रिया है, इसको अगर हम पीसना कर देंगे तो वहाँ पे दोस्तों इसमें कर्म ऐड हो जाएगा, और इस प्रकार ये हो जाएगा दोस्तों क्या, सकर्मक क्रिया। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। और बढ़ेंगे दोस्तों आज के अगले प्रश्न में, और प्रश्न नंबर 13 आपके सामने है। पूछ रहा है दोस्तों, पुस्तकें धड़ाधड़ बिकती हैं, वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रकार कौन सा है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि क्रिया विशेषण क्या है। तो जो क्रिया की विशेषता बताए वो दोस्तों क्रिया विशेषण है। और क्रिया विशेषण हमने देखे कि 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है रीति, चारों के चारों यहाँ पे हैं, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक। रीति का मतलब क्रिया कैसे हो रही है, परिमाण का मतलब क्रिया कितनी हो रही है, काल का मतलब क्रिया कब हो रही है, स्थान का मतलब क्रिया कहाँ हो रही है। तो ये क्रिया विशेषण के 4 प्रकार हैं। पुस्तकें धड़ाधड़ बिकती हैं, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ना तो हमें परिमाण का पता चल रहा है, ना हमें समय का पता चल रहा है, ना हमें स्थान का पता चल रहा है। यहाँ पे ये बता रहा है कि पुस्तकें कैसे बिकती हैं, यानी कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो वाक्य में क्रिया विशेषण कौन सा हो जाएगा, रीतिवाचक। याद रखिए आप, कैसे, कहाँ, कब, कितना, ये 4 क्रिया विशेषण के प्रकार हैं जिनको हम रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक के नाम से जानते हैं। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, और प्रश्न नंबर 14 आपके सामने है। पूछ रहा है दोस्तों, माथे पर बल पड़ना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा होगा। विकल्प हैं गुस्सा आना, असंतोष प्रकट करना, किसी को पसंद करना, सिर दर्द होना। तो उम्मीद करता हूँ इसका सभी ने सही आंसर किया होगा। माथे पर बल पड़ना, एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि जो मैं प्रश्न आपके सामने ला रहा हूँ ये किसी न किसी एग्ज़ाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं। ठीक है, इसमें मैं जो ऑप्शन है उनका थोड़ा सा फेरबदल कर देता हूँ ताकि एक ही क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम चीज़ें याद करा सकूँ। बाकी आप ये ध्यान रखिए कि प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं तो इनको आप हल्के में मत लेना। ठीक है, तो इसका आपने आंसर कर दिया होगा। माथे पर बल पड़ना अर्थात असंतोष प्रकट करना, इसको हम बोलते हैं माथे पर बल पड़ना। तो ध्यान रखिएगा, माथे पर बल पड़ना यानी कि असंतोष प्रकट करना। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, और अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों।
पूछ रहा है पतझड़ में समास कौन सा है। ठीक है, तो समास में मैं पिछली वीडियो में भी लगातार चर्चा कर ही रहा हूँ धीरे धीरे। ठीक है, समास का अर्थ संक्षेपीकरण मैंने बताया कि समास का अर्थ होता है कि कम कर देना, बहुत लंबा चौड़ा हिसाब किताब ना रखना, छोटा कर देना सबको। जैसे कि पतझड़ को अगर हम तोड़ें तो पत का मतलब हो गया दोस्तों पत्ता। ठीक है, पत्ता हो गया, इसको आप लिखने में थोड़ा दिक्कत है यहाँ पे, तो आप समझिएगा इसको, ये हो गया पत्ता। ठीक है, और झड़ का मतलब हो गया झड़ना। ठीक है, झड़ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, पतझड़ का मतलब हो गया कि पत्ते झड़ना। अब पत्ते झड़ना पूरा ना लिख के क्या लिख दिया, केवल पतझड़ लिख दिया है, इसलिए ये हो गया ये समास। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा यहाँ पे बहुव्रीहि समास है पतझड़ में। क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो बहुव्रीहि समास है वहाँ पे हम जब समास के सार्थक खंड करते हैं तो उसके सामान्य अर्थ को नहीं लेंगे, एक विशेष अर्थ वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। जैसे कि पतझड़, पतझड़ को हम ये नहीं बोलते कि पत्ता झड़ गया है, पतझड़ एक मौसम का नाम है। ठीक है, पतझड़ एक मौसम का नाम है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा क्या, बहुव्रीहि समास, एक विशेष अर्थ को यहाँ पे प्रकट कर रहा है। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा बहुव्रीहि समास। याद रखिएगा इसको, ये पूछा जाता है बार बार। प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं और ये वर्तनी का यहाँ पे प्रश्न है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। शुद्ध शब्द यहाँ पे पूछ रहा है, अब इसको आपको देखना पड़ेगा क्योंकि ये वर्तनी का शब्द है, तो ये देख के ही आप इसको कर पाएंगे। दोस्तों इसका जो सही आंसर है यहाँ पे, जो शुद्ध शब्द है ये है विकल्प ए, प्रतिदर्श ऐसे ही लिखा जाता है। बाकी दृष्टा की बात करें तो दृष्टा ऐसे लिखा जाएगा। कैसे, मैं दोबारा लिख देता हूँ, दृष्टा लिखेंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा दृष्टा। रचिता आपको पता ही है, बहुत बार पूछा जाता है ये शब्द, ये रचिता हो गया। और इसके अलावा आहार नहीं होता, आहार होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इनको आप कर रहे होंगे। देखो वर्तनी वाले क्वेश्चन अगर आपको सही करने हैं तो इनकी बार बार प्रैक्टिस करिए। चाहे आपके साथ दोस्त हैं, भाई बहन हैं, कोई भी, उनको बोलिए कि फटाफट से मेरे साथ 10-12 ये वर्तनी वाले शब्द बोलिए, आप लिखने का प्रैक्टिस करिए। जितनी बार लिखेंगे उतना आप उनको पक्का याद करते जाएंगे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में, और अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और इसका सबसे मुश्किल आंसर है। यह मुझे लग रहा है आप बहुत सोचेंगे इसमें कि कौन सा आंसर करें। निम्नलिखित विलोम शब्दों के युग्मों में सुमेलित है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, सुमेलित यहाँ पे पूछ रहा है, विलोम शब्द हैं यहाँ पे पूछ रहा है। उन्मुख का विमुख, अपव्यय का मितव्यय, आवेशित का अनावेशित, ओजस्वी का कांतिहीन या निस्तेज। ठीक है, तो फटाफट इसका आंसर करिए दोस्तों। इसका जो सही आंसर है दोस्तों, ये सभी के सभी सुमेलित हैं। ठीक है, ये चारों के चारों सुमेलित हैं। ये मुझे पता चल गया था कि यहाँ पे सारे सुमेलित हैं, इसलिए मैंने तब भी रखा ताकि आपको 4 विलोम शब्द याद हो पाएंगे। उन्मुख का विमुखी होता है, अपव्यय का मितव्यय होता है। अपव्यय का मतलब होता है दोस्तों फिजूल खर्ची, और मितव्यय का होता है जो सोच समझ कर खर्च करता है, तो अपव्यय का मितव्यय हो जाता है। आवेशित का अनावेशित होता है। ओजस्वी का निस्तेज तो आपको याद रहेगा, लेकिन कांतिहीन भी इसका देखने में आता है बार बार, तो ये ध्यान रखना, ओजस्वी का कांतिहीन और निस्तेज दोनों ही होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी सही हैं। ठीक है, सभी के सभी सही हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में, और 18वां प्रश्न आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है। विकल्प हैं सीति, भीति, भय, त्रास। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसको फटाफट से आंसर करिए। उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा, और इसका सही आंसर है दोस्तों कौन सा, विकल्प डी नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर है विकल्प ए, शीति। जो इसमें डर का पर्यायवाची नहीं है वो है दोस्तों विकल्प ए, शीति। बाकी भीति भी है, भय भी है और त्रास भी है। ये तीनों के तीनों ध्यान रखिएगा, भीति, भय और त्रास ये डर के पर्यायवाची शब्द हैं। शीति कुछ नहीं होता है, शीत होता है, शीत का मतलब ठंडा होता है। ठीक है, पढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, और अगला प्रश्न ये रहा, एक संधि का भी प्रश्न है और साथ ही साथ संधि विच्छेद का भी प्रश्न है। ठीक है, रूपांतरण का संधि विच्छेद क्या होगा। अब इसको भी आपको देखना पड़ेगा। रूप प्लस अंतरण, रूप प्लस आंतरण, रूपा प्लस अंतरण, रूपा प्लस आंतरण। तो फटाफट से इसका आंसर करिए दोस्तों, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले तो इसमें क्या है, दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है रूपांतरण में, और इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रूप प्लस अंतरण। ठीक है, अंतरण का मतलब हो जाता है एक प्रकार से बदल देना। ठीक है, अंतरण का मतलब बदल देना, रूपांतरण परिवर्तित कर देना मतलब। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, रूप प्लस अंतरण, और इसमें दीर्घ संधि है, अ प्लस आ मिलकर बड़ा आ का यहाँ पे निर्माण कर रहे हैं, तो इस प्रकार यहाँ पे हो जाएगी दीर्घ संधि। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में, और आज के अंतिम प्रश्न में, और आपके लिए एक होमवर्क भी है तो उसको भी देखना आप। और यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, ये संधि का ही प्रश्न यहाँ पे पूछ लिया है, प्रेत में कौन सी संधि है। फटाफट से इसका आंसर करिए।
प्रेत में संधि होगी कौन सी? यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, व्यंजन संधि। तो उम्मीद है आपने इसका कर लिया होगा। आपको पता ही है कि ये गुण संधि का एग्जाम्पल है और गुण संधि का एक नियम है कि जहाँ पे आ या आ के साथ क्या मिलता है, ई मिलेगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ई या ई मिलेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे हो रहा है। ये दोस्तों क्या है, प प्लस र प्लस आ यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, प्र और प्लस क्या हो रहा है, इत। ठीक है, तो ये दोनों मिल जा रहे हैं, इसलिए दोस्तों ये रा के ऊपर एक ही मात्रा लग रही है और ये हो जा रहा है इस प्रकार, क्या हो रहा है, प्रेत ये हो जा रहा है। उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ पाए होंगे। ये गुण संधि का उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण है, तो इसको आप याद रख के चलिए। और आज का जो 20 प्रश्न है समाप्त हो रहे हैं और क्वेश्चन आपके लिए घर के लिए ये है कि पूछ रहा है यहाँ पे, महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए और कब ज्ञानपीठ सम्मान से सम्मानित किया गया था? इसको आपने कमेंट करके बताना है। मुझे पता है इसका आंसर सभी को आता है, लेकिन बार बार पूछा जाता है और इसका आंसर करिए, अपना डेडिकेशन को दिखाइए। बाकी अगर आपको प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और अपने दोस्तों को जरूर जोड़िए। साथ ही मोटिवेट रहिए और पढ़ते रहिए और 5 मार्च को जो पेपर है उसकी तैयारी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।